Hello everyone, my name is Sonika. Today I am presenting topic Patent Information Database, Geographical Indication and Administration of Patent System. सबसे पहले हम पेटेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे क्या होता है। पेटेंट क्या एक साइंटिफिक इनोवेशन है। साइंटिफिक इनोवेशन मतलब कुछ भी नया टेक्नोलॉजी, कोई प्रोसेस, कोई मेथड, कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जो बिल्कुल नया है, उसका हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसको रजिस्टर कराएंगे, वो भी पेटेंट के अंदर। उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि दूसरा कोई उसको ना तो सेल कर सके ना ही यूज़ कर सके हमारी टेक्निक को, हमारी इनोवेशन को, ठीक है। पेटेंट में जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट में मतलब क्या है, जैसे मेडिसिन है, HIV एड्स की मेडिसिन आज तक नहीं बनी और किसी ने इन्वेंशन कर दिया है उसका, तो अगर उसको कोई पेटेंट उसका रजिस्ट्रेशन जो है पेटेंट एक्ट के अंडर अगर कोई करवाना चाहता है तो उसके अंदर करवा सकता है, पेटेंट करवा सकता है, ठीक है। प्रोसेस का पेटेंट मतलब जैसे कोविड टेस्टिंग थी, अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। जब स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे टेस्टिंग में 5 डेज़ लगते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे न्यू इन्वेंशंस होने लगे, रैपिड टेस्ट आ गया जिसमें एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है। तो अलग अलग एक ही काम को करने के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि प्रोसेस। अब वो प्रोसेस जो है वो कंपनीज़ ने रजिस्टर करवा लिया है पेटेंट एक्ट में, तो इसको हम कहेंगे प्रोसेस का पेटेंट हो गया है, यानी कि प्रोसेस पेटेंटेड हो गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ पेटेंटेबल कब होती है, जब वो बिल्कुल नहीं हो, मतलब वो मार्केट में, वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं गई है और अभी वो बिल्कुल नहीं है, तो उस केसेस में ये पेटेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक या अपनी कोई इनोवेशन को अगर दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन ऑब्वियस, वो नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहले उसको कोई जानता है, मतलब पहले पब्लिक डोमेन में आ गई और उसके बाद हम उसका इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ना तो ऐसी होनी चाहिए कि हमने आज उसको बनाया और हम सालों बाद सोच रहे हैं कि उसको पेटेंट करवा लें, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए। ये नहीं है कि मान लो फूड की अगर हम बात करें, कोई किसी ने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें नमक डालने से वो उसमें खारा आता है स्वाद, ऐसा इन्वेंशन करा है, ठीक है। तो ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये ऑब्वियस है, ये बहुत दिनों से चली आ रही है, सालों से ये बात सबको पता है। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नई है, कोई नहीं जानता है और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी अलग है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है, ठीक है, वो चीज़ें पेटेंट के अंदर आती है। पेटेंट बेसिकली जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 20 ईयर्स होता है और इसमें जो राइट मिलता है पेटेंट होल्डर को, जो पेटेंटेड हो गया है जिसका इन्वेंशन, वो एक्सक्लूड करता है दूसरों को सेम वही बनाने में, यानी कि कोई उसके जैसा नहीं पेटेंट करवा सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस, और वो चेंजेस भी कंपैरिजन किया जाएगा जो पहले अवेलेबल है टेक्निक और जो अभी जो पेटेंट करवाने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं, उसमें अगर दोनों में डिफरेंस एक मतलब प्रॉपर डिफरेंस हुआ बिल्कुल अलग ही, तो ही क्या माना जाएगा, पेटेंटेबल माना जाएगा। पेटेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, अभी हमारा मेन टॉपिक तो यही है पेटेंट इन्फॉर्मेशन, पर मैं पेटेंट के बारे में बताना चाह रही थी कि एग्जैक्टली होता क्या है। पेटेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, पेटेंट इन्फॉर्मेशन और डेटाबेस जो है वो सेम ही चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता, और डेटाबेस क्या होता है जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, कोई भी पेटेंट डॉक्यूमेंट है उसकी हम बना के रख लेते हैं, जिसमें लीगल और बिजनेस जो एस्पेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें हम एक डॉक्यूमेंट में रख लेते हैं, उसको पेटेंट इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसमें पहला पेज जो है उसमें टाइटल होता है इन्वेंशन का और इन्वेंटर्स का नेम होता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इन्वेंशन का, जो कि कंस्ट्रक्टेड हुई है और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पहले क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी और अभी करंटली क्या एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। उन अभी करंटली जो एग्जिस्टेंस में और पहले जो मेथड या टेक्नोलॉजी जो चेंजमेंट किया है, या तो बिल्कुल नया चेंज करेगा या फिर जो एग्जिस्टिंग होगी, या तो बिल्कुल नया इन्वेंशन होता है या जो एग्जिस्टिंग होता है उसी में हम चेंजमेंट करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग होगा उसमें कंपैरिजन भी होगा कि एग्जिस्टिंग में क्या था और मैंने क्या नया चेंज करा है, ठीक है।
ड्राइंग्स अगर ज़रूरी होता है तो इसको ऐड करते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लेम्स में क्या होता है, क्लियर डेफिनेशन देते हैं कि भाई ये जो हमने पेटेंट करवाया है ये वैलिड है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, ठीक है। ये क्लेम भी दिया जाता है एंड में। मेन गोल क्या है, पेटेंट को जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन है उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, या वो नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लेवल का हो, और एक हाई क्वालिटी का डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा, जब डेटाबेस या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो इसको एक्सेस कर सकते हैं कंट्री के अंदर भी और अब्रॉडली भी। तो चेक किया जा सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें पेटेंट हो चुकी है और कौन कौन सी चीज़ें पेटेंटेड नहीं हुई है, या फिर जो पेटेंटेड है वो एक्सपायरेशन में है, या फिर किसी रीज़न से वो अभी नहीं हुए हैं पेटेंट, ठीक है। दूसरा, पब्लिक की अवेयरेंस मिलती है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जनरल पब्लिक को, क्योंकि एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है इन्फॉर्मेशन की, और पब्लिक अवेयर भी रहती है कि क्या अभी न्यू चल रहा है, कौन से न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, वो मेन गोल था उसको, यानी कि ऑब्जेक्टिव था पेटेंट इन्फॉर्मेशन का। अभी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है बहुत ही ब्रॉड प्रोफेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन उसको सब लोग यूज़ करते हैं, टेक्निकल डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं, रिसर्चर भी, लीगल एडवाइज़र भी, बिजनेस स्ट्रेटजी मैनेजर्स भी, सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सोल्यूशन हमें इजीली मिल सकता है, क्योंकि अगर मतलब अगर कोई चीज़ इन्वेंट करी थी तो अगर उस टाइम पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका पूरा डिटेल, पूरा इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल रहता है, तो उसका एक्सेस करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर हमारे पास पहले से, मान लो पहले भी कभी कोई प्रॉब्लम आई हो, उसका सोल्यूशन निकाला गया हो, तो उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं करंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर उनको हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या अभी न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो जो पेटेंट करवाएगा वो तो सबको एक्सेस रहेगा ना, पब्लिक डोमेन को एक्सेस रहेगा, तो हम फ्रीली उनको यूज़ देख सकते हैं विदाउट किसी, मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हम पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कॉम्पिटिटर्स की रख सकते हैं कि क्या अभी वो कौन से ट्रेंड्स वो यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन से मेथड, प्रोसेस वो यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा, ये अवॉइड करता है फ्रिंजमेंट। इनफ्रिंजमेंट जो है पेटेंट राइट का, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, उसको भी ये अवॉइड करता है, फ्रॉड को भी। अब जो बिज़नेस यूजेस है कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, इनपुट टू लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि जब भी कोई लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी बनाता है, किसी को लाइसेंस देता है या लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो उस कंडीशन में भी पेटेंट इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है। ये हमें ये बताती है कि जो पेटेंट जिसको हम दे रहे हैं लाइसेंसी को, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पास पहले से तो कोई, मतलब जो लाइसेंसी है वो कितना पे कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और कितने लाइसेंसी अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, ठीक है। और हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये भी पता चलता है कि जो जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जौन सा पेटेंट जिसके लिए हम पेटेंट रेडी कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ गया है, या फिर ये भी चेक करते हैं कि पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ है, कोई मार्केट में है, तो उसकी प्रोटेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नॉन प्रोटेक्टेड है तो हम उस पर पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई पेटेंट किया गया है और हम उसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसका एक्सपायरी भी चेक कर सकते हैं, या फिर उसके रीजंस चेक कर सकते हैं कि वो इनवैलिड, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उसको इनवैलिड ठहराया गया था, किस रीज़न से। हो सकता है कि फ़ी की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर, ये चीज़ें हमें सपोर्ट करती है। फिर सेकेंड वन है सपोर्टिंग मर्जर एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन में कैसे सपोर्ट करता है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो भी करना चाहते हैं, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी हम अपना करवाना चाह रहे हैं पेटेंट, तो फर्स्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पेटेंट मर्जर और एक्विजिशन जब कंपनी किसी के साथ जुड़ती है तो उसके चेक करती है कि उसके कितने पेटेंट रेलेवेंट हैं, ठीक है। ये इनिशियल सर्च रहता है कि कितने पेटेंट अवेलेबल है, जितने पेटेंट अवेलेबल रहते हैं उतना ही कंपनी, जो कंपनीज है उससे ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, उतनी ही कंपनी, ठीक है। देन सेकंड वन इज़ गाइडिंग R&D। R&D को गाइड करता है कैसे, एक रेलेवेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है
तो उस कंडीशन में जो ट्रेंड है टेक्नोलॉजी के, यानी कि जो लाइफ साइकिल है टेक्नोलॉजी की, वो भी हमें पता चलती है। और कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी एसेट्स क्या हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन हमें डेवलप करना है, तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से वो भी कर सकते हैं हम उनको यूज़ करके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनालाइज कर सकते हैं R&D डिपार्टमेंट इन इस इंफॉर्मेशन पेटेंट इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, हर चीज़ के रिगार्डिंग अवेलेबल रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी पेटेंट्स हुए हैं उनके रिगार्डिंग। तो जो भी जैसे मार्केट में कुछ नया आया है तो वो उनके थ्रू उसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं कि अभी ट्रेंड में क्या, अकॉर्डिंगली फिर वो रिसर्च करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है। फिर आता है पेटेंट्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ R&D आउटपुट, ठीक है। तो ये भी कैसे करता है, इफ़ अ कंपनी, अगर एक कंपनी के पास मोर पेटेंट है दूसरी कंपनी के बजाय, तो ये स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट रहता है R&D का, इसका मतलब यही होता है। और क्या कहते हैं, जो कुछ पेटेंट्स ही होते हैं जो रेडिकल इन्वेंशंस होते हैं और जो चेंज होते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल इन्वेंशंस कंपनी में होते रहते हैं। तो अभी बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स की, ये इसमें कैसे यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज में देखो जो भी R&D, जो भी रिसर्च होती है, जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी न्यू चीज़ें आती हैं, वो किसके थ्रू आती हैं, एम्प्लॉयज़ के थ्रू आती हैं। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे स्टार एम्प्लॉयज़ कौन से हैं और स्टार इन्वेंटर्स को कौन से, जो कंपनी को रिटेन करके रखने चाहिए, ठीक है। और लास्ट वन इज़ ए क्रिएटिव टूल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, एक टूल फॉर क्रिएटिव थिंकिंग जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन है दैट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स और इन्वेंटर्स, ठीक है, टू न्यू सॉल्यूशंस को पाने, न्यू सॉल्यूशंस, जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन हम इसके थ्रू ले सकते हैं। कोई भी हम क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट हो जाती है इससे। देन पेटेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमें, ये बहुत सारे सर्चेस दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह दी हुई हैं, डेटाबेसेस दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन कम टू द पेटेंट डेटाबेस। पेटेंट डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है, इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेटेड कर सकते हैं। 180 जो पेटेंट ऑफिसेज है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी डेटाबेस के लिए कि वो टाइमली डॉक्यूमेंट को कवर करे, ठीक है, जितने भी जुरिडिकेशंस हैं उसमें, जितने भी लीगल एस्पेक्ट्स है, बिजनेस एस्पेक्ट्स है, सबको कंसिडर करके चले, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द पेटेंट डेटाबेस। क्लासीफाई होता है फ्री पेटेंट एंड कमर्शियल पेटेंट। फ्री पेटेंट में क्या होता है, फ्री पेटेंट डेटाबेस अवेलेबल रहता है, फ्रीली एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी, यानी बिना कुछ पैसे दिए, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इजीली एक्सेस कर लेते हैं इनको। नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट वाले जो पेटेंट ऑफिसेज हैं वो रिस्पेक्टिव, यानी कि जिस कंट्री में पर्टिकुलर पेटेंट करवाया गया है उसी कंट्री के लोग उस डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। इनके नाम कुछ दिए हुए हैं, ये पर्टिकुलर नाम जो है वो डिपेंड करते हैं कि ये कब आए थे, कितने कंट्रीज़ को ये कवर करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये कंटेन करते हैं। अलग अलग जो सर्चेज हैं उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है, ठीक है। देन नॉन गवर्नमेंट जो डेटाबेसेस है उनके नाम है, उनकी अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई इतने पेटेंट इसमें करा सकते हैं, इतने ऑफिसेज होते हैं इस पेटेंट में, जिस जगह का जो पेटेंट होगा, जो सी जगह के पेटेंट्स को कंसिडर करता है या डेटाबेस रखता है, उनके अकॉर्डिंगली इनके नेम दिए गए हैं। विद देन कम टू द कमर्शियल पेटेंट डेटाबेस। ये क्या होते हैं, इनके लिए हमें सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। जो सब्सक्रिप्शन टैरिफ है वो वेरी करती है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे, और जो कवरेज है और जो प्रोविज़न है सर्च स्ट्रेटेजीज का और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटर्स का वो वेरी करती है डेटाबेस टू डेटाबेस, ठीक है। तो अलग अलग कॉमर्शियल डेटाबेस के नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे पेटबेस फ्रॉम माइंडसॉफ्ट है, डायलॉग फ्रॉम प्रोक्वेस्ट है। तो ये सारे पेटेंट डेटाबेस होते हैं जो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है सब्सक्रिप्शन के साथ। देन कम टू द नेक्स्ट, पेटेंट अंडर पैक्ट।
पेटेंट अंडर पीसीटी के अंदर क्या है, ये मतलब कुछ पेटेंट्स है जो अपने कंट्रीज़ में करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी यानी कि अगर कोई बंदा अपना कुछ पेटेंट करवाना चाह रहा है, अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवाना चाह रहा है इंटरनेशनली, यानी कि वो अपनी कंट्री में भी चाहता है और दूसरी कंट्रीज़ में भी चाहता है कि उसका प्रोटेक्टेड हो, यानी कि पेटेंट जो उसका वो रजिस्टर्ड रहे, उसकी टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड रहे, तो उस केस में पेटेंट जो है उसकी एप्लीकेशन दी जाती है पीसीटी के अंदर, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन किस लिए दी जाती है, ताकि उसका जो पेटेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाए अपनी कंट्री के साथ साथ और दूसरी कंट्रीज़ में भी। ठीक है, और इसका जो पेटेंट है, जो ट्रीटी है, ये गवर्नड होती है, यानी कि जो एप्लीकेशन फिल करी जाती है पीसीटी के अंडर उसको इंटरनेशनल एप्लीकेशन कहते हैं, पीसीटी एप्लीकेशन कहते हैं। अब जो ट्रीटी गवर्न करती है उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 150 नेशंस होते हैं और इन नेशंस को हम कहते हैं पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। प्रोसीजर क्या है, इंटरनेशनल फेज़ और नेशनल और रीजनल फेज़। एडवांटेजेस बहुत अच्छी हैं इसकी, एडवांटेजेस पीसीटी की बहुत सारी, जैसे पैरेलल पेटेंट प्रोटेक्शन, यानी कि एक कंट्री में हमने लिया तो दूसरी में हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। अगर हमने यूएस में पेटेंट लिया तो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है, जितनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, उन सारी कंट्रीज़ में हमें पेटेंट मिल जाएगा। कॉम्प्रीहेंसिव इंटरनेशनल पेटेंट सर्च, इसमें क्या होता है कम्प्रीहेंसिव में, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एप्लीकेशन अगर फाइल करी जाती है WIPO के अंडर, पीसीटी के अंडर, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबल पेटेंट सर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, जो कि चाहे वो पेटेंट अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी कोई देखे वो मिल जाएगा, वो इन्वेंशन किसी को भी मिल जाएगी एक साथ। ठीक है, टाइम इफेक्टिव एप्लीकेशन है। टाइम इफेक्टिव एप्लीकेशन कैसे, क्योंकि जितने भी पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है, यानी कि जितने भी उसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हम बोल सकते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर एक में अप्लाई करते तो दूसरे में अकॉर्डिंगली हमें वो उसका जो एक्सेस मिल जाता है, इनकी पेटेंट हो जाती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हर एक मेंबर्स के हर एक जो मेंबर कंट्री उसके अमेंड होते रहते हैं। तो अगर हम सारी कंट्रीज़ में अलग अलग अगर अप्लाई करेंगे, यानी कि हम अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंगली फिर हमें एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि पेटेंट एक्ट सबका तो सेम ही रहता है, सबका अलग अलग रहता है, तो ये बहुत टाइम इफेक्टिव, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए सीधा सिंपल ये है कि अपना पेटेंट कराओ पीसीटी के अंडर। ठीक है, यहाँ पर ये फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है और सारी कंट्रीज़ में फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है। स्ट्रॉन्ग देन सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर पेटेंटिंग डिसीजन, यानी कि जब एक बार जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाती है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो जाता है अंडर पीसीटी, तो WIPO स्टैंड्स अ ग्लोबल पेटेंट सर्च रिपोर्ट। ठीक है, और उसके ओपिनियन में पेटेंटेबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की है वो ग्रांट हो जाती है। ठीक है, एंड मेक ऑब्टेनिंग ग्रांट ऑफ ए पेटेंट इन सेलेक्टिंग कंट्रीज कंसिडरेबली ईजी। ठीक है, यानी कि कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में उनको चाहिए अपना पेटेंट राइट। देन लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी टू अमेंड एप्लीकेशन। दूसरा, इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि पीसीटी एक में ही हमने अप्लाई करा है, तो इसमें जिस भी कंट्री को हम चाहते हैं अपनी लिस्ट में एंटर करना वो हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमें नेशनल फेज़ में एंटर करने से पहले अगर पीसीटी एप्लीकेशन में कुछ अमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी की क्या है कि लिमिटेड पेटेंट कवरेज, इसमें जो डिज़ाइन है वो पेटेंट नहीं किए जा सकते इसके थ्रू। बाकी इसमें और सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जामिनेशन डिले अगर करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं, और क्या होता है पीसीटी जो है वो एडिशनल 18 to 19 मंथ्स भी देता है कि अपनी इंटरेस्ट की कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सके। और ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉस्टलियर भी होता है। दूसरी डिसएडवांटेजेस ये है क्योंकि अगर इन केस अगर प्रोस्टिक्यूट को अपनी एप्लीकेशन सेपरेटली अलग अलग कंट्रीज़ में सेपरेटली फाइल करनी पड़ गई तो उस कंडीशन में इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अटॉर्नी फ़ीस जो है वो कॉस्टली होती है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इसकी फ़ीस रिडक्ट हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉनिकली हमने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करी है तो। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी जगह ये एक साइन होता है जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट पर यूज़ करते हैं। ठीक है, वो साइन किसका होता है, किसी जियोग्राफिकल ओरिजिन। जियोग्राफिकल से हमें पता ही चल रहा है, जियो मतलब कोई भी रीजन, कोई भी टेरिटरी या कोई भी जगह, कोई भी एरिया।
ठीक है, कोई भी एरिया जिसका इंडिकेशन हो, जिसको कोई चीज़ इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये बेसिकली साइन होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है और इन साइंस को देखकर ही क्वालिटी पता चल जाती है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह जहाँ की वो चीज़ है उसका ओरिजिन की उसके ओरिजिन की रेपुटेशन की वजह से, उस जगह की रेपुटेशन इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत, जैसे आगरा का पेठा है, आगरा का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय है, वो उसके नाम से ही वो बिकती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उसका। और मतलब ये चीज़ें अपने आप, इनकी क्वालिटी, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है इन जगहों की, जो जहाँ की वो चीज़ें प्रसिद्ध है। अगर वहाँ की चीज़ों का नाम लिया जाता है, जैसे कश्मीर के सेब है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, क्वालिटी बिल्डअप हो जाती है। तो अभी क्या हुआ, ये अभी रिसेंटली आया है, 2003 में ये स्टार्ट हुआ है, 1999 में इनका एक्ट पास हुआ था, बट ये आया 2003 में है। इतना लेट क्यों आया? क्योंकि जो ओरिजिनल जो चीज़ें थी वो ब्लर होती जा रही थी, जो ओरिजिनलिटी थी किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करा, जैसे कि किसी ओरिजिन पे, किसी जगह पे कोई चीज़ बहुत बेस्ट हो रही है और वहाँ की बहुत पुरानी चीज़ है, वो सदियों से चली आ रही है, वहाँ के पूर्वजों ने वो स्टार्ट किया था, तो इस चीज़ को कैरी ऑन करने के लिए उस जगह की जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर राइट ले लेती है, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको जो जगह के ऊपर जो राइट लिया जाता है उसको जियोग्राफी कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह की फेमस है। जैसे कांजीपुरम सिल्क साड़ी है, इसको फेमस है, ये फेमस है, और कसूती ऑफ कर्नाटका, तो क्लॉथिंग में भी है ये सारी चीज़ें, फूड में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, हर जगह चीज़ें हैं जो अलग अलग ओरिजिन की चीज़ें फेमस है, क्योंकि उस जगह की वजह से वो चीज़ फेमस है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट मीनिंग, यही है कि साइन होता है, नेम होता है, ठीक है, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस रहता है जियोग्राफ, उसकी लोकेशन की वजह से, ठीक है, कोई चीज़ यूज़ की गई है किसी भी प्रोडक्ट पर। देन कम टू द, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांजीपुरम सिल्क साड़ी, नागपुर ऑरेंज है, ये नाम से ही बिकते हैं और ये इनकी ओरिजिनलिटी जो है वो ब्लर ना हो, इसलिए जियोग्राफिकल इंडिकेशंस लिए जाते हैं। ये सारी डिटेल मैंने बताई दी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी चेन्नई में है ये, जियोग्राफिक GI का जो रजिस्ट्री है वो चेन्नई में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बाकी असिस्ट ये चेन्नई, दिल्ली और मुंबई करते हैं कोलकाता को। 2003 में आया था। बेनिफिट क्या है? लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है एक तो, दूसरा अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं कर सकते इसका कोई, ठीक है, कोई भी, यानी कि जैसे अपने नाम से वही उसके नाम से पर्टिकुलर चीज़ को उस जगह के नाम से कोई सेल आउट करने लगे, बनाने लगे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वो चीज़ ना रहे। दूसरा एक्सपोर्ट को बूस्टअप करना, ठीक है, ये भी एक इसका मेन रीज़न है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, यानी कि अब मान लो कि कोई हैंडलूम पे, हैंडक्राफ्ट पे कोई काम कर रहा है, लेकिन वही चीज़ मशीनों से यूज़ करने लगे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हो भी रहा है ऐसा। कुल्लू शॉल वगैरह या कन्नौर शॉल वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। वहाँ के एरिया में, वहाँ के रीजन में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में वो लोग सेम चीज़ें बनाकर मशीनों पे और फिर उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो और कम कॉस्ट में। तो जो जिनका मेन काम है, जिसकी वजह से वो फेमस है पर्टिकुलर शॉल, वही ब्लर्ड होता जा रहा है, उसकी ओरिजिनलिटी ब्लर्ड होती जा रही है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होते हैं, जो GI के अंडर आते हैं वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड स्टफ है, वाइन है, स्प्रिट ड्रिंक है, हैंडीक्राफ्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब इसमें हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? 4 वेज है इसके, ठीक है। स्पेशल रेजीम्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि स्पेशल रेजीम हम कुछ लगा लें, जनरीज लगा लें, सिस्टम लगा लें, ठीक है। कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क, कोई मार्क हम उसको प्रोवाइड कर दें। फोकसिंग ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्ट अप्रूवल स्कीम थ्रू, लास्ट वन इज थ्रू अनफेयर कॉम्पिटिशन लो। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम GI को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग GI, दैट आर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं होता, सिर्फ वो गवर्नमेंट पे या उस जगह की लीगलिटी पे डिपेंड करता है कि वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। उनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उनको किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने का या सेल आउट करने का, यूज़ करने का। वैलिड पीरियड इसका 20 ईयर्स है।
अगर ये 20 ईयर्स में रिन्यू नहीं हुआ तो इसको रजिस्टर से मूव भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सॉरी, लायबल रहता है कि वो उसको रजिस्टर से रिमूव कर सकते हैं। 20 ईयर्स के बाद हर साल के लिए, हर 20 ईयर्स के लिए इसको रिन्यू कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन फिलिंग होती है इसकी, ठीक है। पहले तो एप्लीकेंट्स को चेक करते हैं कि जो इंडिकेशंस हैं वो जो डेफिनेशन है जीआई की अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड ई, इनके अंडर है तो ही वो एप्लीकेबल माना जाएगा। दूसरा कि एप्लीकेंट जो एड्रेस हैव एन एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में होना चाहिए। फिर उसके स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट साइट्स अवेलेबल रहती है, एक्सेस कर सकते हैं। देन उसका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनर करता है 3 मंथ्स। जब भी एग्जामिनेशन होती है तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, पब्लिश हो जाता। अगर उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है एप्लीकेशन की तो वो जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाती है। अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो वो 3 महीने के अंदर अपोजिंग अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। और जब भी जीआई एक्सेप्ट हो जाता है तो रजिस्ट्रार जो है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसमें पब्लिश करा देता है, रजिस्टर में उसका नाम मेंशन कर देता है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पेटेंट सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना चीज़ों को, कौन से जो पर्टिकुलर पेटेंट सिस्टम है वो चला कौन रहा है, कैसे वर्क करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो जो CDPDM रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड हैज़ 5 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, यानी कि ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। पेटेंट ऑफिस, डिज़ाइन भी, ट्रेडमार्क भी, GI भी एंड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक साथ काम करती है कि डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हैं। बट हम पेटेंट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, पेटेंट के बारे में, तो पेटेंट के बारे में ही हम जानेंगे। पेटेंट ऑफिस जो है वो कोलकाता में होता है इसका हेडक्वार्टर, और इसको असिस्ट करती हैं इसकी ब्रांचेस चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, ठीक है। और ऑफिस जो है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो नागपुर में है, ठीक है। और कंट्रोलर जो है वो जो कंट्रोलर जनरल है वो सुपरवाइज करता है इन सारे एक्ट्स को, जितने भी एक्ट्स हैं, ठीक है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो एस्टेब्लिश हुई थी चेन्नई में, ठीक है। और बस यही मेन चीज़ें हैं इसमें। इसके ऑफिसेज़ की लिस्ट दी हुई है, 526 ऑफिसेज़ हैं। कंट्रोलर्स कितने, एग्जामिनर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, डेप्यूटी कंट्रोलर है, जॉइंट कंट्रोलर है, सीनियर जॉइंट कंट्रोलर है, ये सारे मिलकर जो है वो 4 ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहे हैं। इतने लोग इन्वॉल्व हैं पर्टिकुलर एक्ट को चलाने के लिए या फिर इन एक्ट्स के सेफ गार्ड के लिए। अब जो है वो इन सब का काम अलग अलग है। जो एग्जामिनर है वो, उसको मैंडेटरी रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन होती है तो उसको वो देखता है और रिपोर्ट करता है किसको, कंट्रोलर को, ठीक है। और कंट्रोलर को रिपोर्ट करना वो पब्लिक को ओपन नहीं रहेगा, सिर्फ अगर कोर्ट अलाउ करता है तो ही वो ओपन किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या पढ़ा हमने कि पेटेंट का कैसे काम किया जाता है, पेटेंट के ऊपर कौन कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन या उनकी जो रैंक है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।